दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे जनता की सेहत पर भारी पड़ रही कारोबारियों की मुनाफाखोरी की। पिछले दिनों कम से कम 3 ऐसे मामले सामने आए जो सेहत और स्वाद का कारोबार करने वाली कंपनियों द्वारा ही मुनाफाखोरी के लालच में उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ किए जाने का खुलासा करते हैं। पहला मामला दुनिया की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में शुमार नेस्ले से जुड़ा है, तो दूसरा मामला 2 बड़े भारतीय मसाला ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट से। तीसरा मामला स्वस्थ भारत का सपना बेचने वाले योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद से जुड़ा है, जिसने कोरोना जैसी जानलेवा महामारी के दौर में भी भ्रामक विज्ञापनों के जरिए उसके इलाज के दावे करते हुए अपने कारोबार और मुनाफे को बढ़ाया। सबसे पहले बात नेस्ले द्वारा बनाए जाने वाले सेरेलेक और दूध जैसे शिशु आहार पदार्थों में अतिरिक्त चीनी मिलाई जाने के खुलासे की। स्वास्थ्यवर्धक बताकर बेचे जाने वाले इन खाद्य पदार्थों में ही हानिकारक अतिरिक्त चीनी मिलाना बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का अक्षम्य अपराध तो है ही। मध्य आय वाले और गरीब देशों में ही ऐसा किए जाने से कंपनी की बीमार सोच भी उजागर होती है। इस खुलासे से कटघरे में द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई भी है, जो भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार सरकारी निगरानी तंत्र है। फसाई ने स्विस जांच एजेंसी, पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क IBFAN द्वारा किए गए खुलासे के बाद नेस्ले के शिशु आहार पदार्थों की जांच शुरू करने की बात कही और चेतावनी दी कि दोषी पाए जाने पर कंपनी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर क्या भारत सरकार को भी शिशुओं के स्वास्थ्य से होते रहे खिलवाड़ से अनभिज्ञ बने रहने के लिए फसाई के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? नेस्ले द्वारा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में बेचे जा रहे शिशु आहार पदार्थों की बेल्जियम की एक लेबोरेटरी में जांच के बाद पब्लिक आई और IBFAN द्वारा खुलासा किया गया कि शिशुओं को एक बार में दिए जाने वाले आहार में यानी प्रति सर्विंग लगभग 3 ग्राम अतिरिक्त चीनी मिलाई जा रही है। कंपनी के 115 में से 108 उत्पादों में अतिरिक्त चीनी पाई गई। चीनी की सबसे ज्यादा मात्रा फिलीपींस में बेचे जाने वाले उत्पादों में मिली, प्रति सर्विंग 7 ग्राम से भी ज्यादा, जबकि नेस्ले कंपनी द्वारा मुख्य यूरोपीय बाजारों में बेचे जा रहे 12 से 36 महीने के शिशुओं के आहार में बिल्कुल भी अतिरिक्त चीनी नहीं मिलाई जा रही। इस खुलासे के बाद नेस्ले इंडिया ने औपचारिक सा बयान दिया कि पिछले 5 साल में हमने पहले ही वेरिएंट के आधार पर चीनी मिलाने में 30% तक की कमी कर दी है। विश्व में शिशु आहार बाजार में नेस्ले की भागीदारी लगभग 20% है और उसका कारोबार लगभग $70 अरब का है। भारत में भी वर्ष 2022 में नेस्ले के सेरेलेक की बिक्री 25 करोड़ रुपए से के आसपास रही। नेस्ले के उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल पहली बार नहीं उठे हैं भारत में। कुछ साल पहले उसके चर्चित उत्पाद मैगी में हानिकारक तत्व पाए जाने पर भी सवाल उठे थे। दुनिया भर में डायबिटीज के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर चीनी का ज्यादा सेवन नुकसानदेह तो सभी के लिए है, लेकिन बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। बचपन में ही अतिरिक्त चीनी खाने से बच्चों में मोटापा बढ़ सकता है, उनकी खान पान संबंधी आदतें बिगड़ सकती हैं, उनका स्वास्थ्य भी चिड़चिड़ा हो सकता है। जानना जरूरी है कि बच्चों के मोटापे के मामले में भारत विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। डॉक्टर भी 2 साल तक के बच्चों को अतिरिक्त चीनी न खिलाने की सलाह देते हैं। दूसरा मामला 2 मशहूर भारतीय मसाला ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर हाल ही में सिंगापुर और हांगकांग में प्रतिबंध लगाए जाने का है। एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ उत्पादों को मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर यह प्रतिबंध लगाया गया। इन मसालों में स्वीकार्य सीमा से अधिक कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाया गया, जिससे कैंसर भी हो सकता है। जाहिर है इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की साख पर नकारात्मक असर पड़ेगा। बेशक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकने वाले खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता के लिए फसाई जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं, पर घरेलू बाजार में इन मसालों की गुणवत्ता की जांच की सुध भी उसे सिंगापुर और हांगकांग में प्रतिबंध के बाद आई। क्या ये खुलासे हमारे यहाँ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की
नियमित जांच पड़ताल की अपेक्षित व्यवस्था पर ही सवालिया निशान नहीं लगाते? और भी चिंताजनक वाकया देश और दुनिया में योग को लोकप्रिय बनाने वाले रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद का है। कोरोना काल में जब हर कोई भयभीत था, पतंजलि ने उस भय का दोहन करने के लिए कोरोना के इलाज का दावा करते हुए भ्रामक विज्ञापन जारी कर अपनी दवाएं बेची। जिस सरकारी तंत्र पर ऐसी दवाओं और दावों की प्रामाणिकता परखने की जिम्मेदारी थी, वह मूर्ख दर्शक बना रहा। रामदेव ने अपनी दवाएं और उत्पादों की बाबत तो भ्रामक दावे किए ही, एलोपैथी चिकित्सा और डॉक्टरों पर सवालिया निशान भी लगाए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पतंजलि को फटकार पड़ी। अदालत की अवमानना के मामले से बचने के लिए रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि को अखबारों में विज्ञापन देकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। माफीनामे के बाद शायद रामदेव कानूनी शिकंजे से बच निकले, पर एक योग गुरु के रूप में अर्जित अपनी साख और सम्मान वह मुनाफाखोरी के लालच में गंवा चुके हैं। वैसे अब सुप्रीम कोर्ट की निगाह एलोपैथी डॉक्टरों और उनके संगठन IMA पर भी है। डॉक्टर्स पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि वे कमीशन के लालच में अनावश्यक टेस्ट करवाते हैं और दवा कंपनियों से मिलने वाले फायदों के एवज में उनकी महंगी दवाएं लिखती हैं। जाहिर है इस खेल पर भी नियंत्रण में सरकारी तंत्र नाकाम नजर आता है। राजनीतिक नारों, सरकारी दावों से स्वस्थ भारत का सपना साकार नहीं होगा। उसके लिए कुछ ठोस कदम भी उठाने होंगे, जिनका अभी तक तो इंतजार ही है। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।